Good afternoon, students. This is class 12th economics, and we are doing the functions of central bank, means RBI, because RBI is the central bank of India, and we have done in the previous class 4 functions we have done in the previous class. एंड द फिफ्थ फंक्शन इज, फिफ्थ जो वर्क है जो आरबीआई का है वो है कस्टडियन ऑफ नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टडी रखता है किसकी? नेशन के रिजर्व की, जो कि किसका है वो रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज का। हमने हमारे जो भी कैश रिजर्व है वो तो ये रखता ही है, जब उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का जो नेशन का रिजर्व है, यानी कि अदर फॉरेन की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो नेशन की है, उनको भी किसके हाथ में दिया गया है? आरबीआई के हाथ में दिया गया है। तो कस्टडियन ऑफ नेशन रिजर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का, वो किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। जितनी भी अदर कंट्रीज हैं उनकी जो भी करेंसीज हैं उन सबका एक लिमिट में, एक फिक्स्ड रेशियो में अपने पास रखना, वो किसका काम है? आरबीआई का काम है। और कमर्शियल बैंक्स को भी एक लिमिटेड रेशियो में प्रोवाइड करवाना, ये भी किसका काम है? आरबीआई का ही काम है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है यहाँ पर कि हाउस क्लियर करना, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी मैटर को बिल्कुल क्लियर रखना। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का यहाँ पे जो वर्क है वो ये है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक की पूरे तरीके से हेल्प करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक की फुल तरीके से हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? जैसे कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उनके पास मिनिमम डिपॉजिट्स हो जाते हैं, मिनिमम डिपॉजिट्स उनके पास हैं और उन्हें इस समय विड्रॉल ज़्यादा करना है, तो वो आरबीआई की हेल्प से किसी अदर बैंक को हेल्प करने के लिए कह सकता है। और आरबीआई ही अगर कोई भी कमर्शियल बैंक जो है, वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि मर्ज करना, या किसी को भी हेल्प की नीड है तो वो करना, या किसी बैंक को क्लोज करना है, किसको नहीं करना है, ये सारा काम भी किसका होता है? आरबीआई का ही होता है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन में कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मिनिमम अपने डिपॉजिट्स के साथ अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो वो सिर्फ आरबीआई की हेल्प से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में ही बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल जो मेन काम है, जैसे इशू नोट को इशू करना, जैसे इसका मेन फंक्शन है। ये बाकी तो फंक्शंस हैं ही, ये सब भी मेन है, बट नोट इशू करना। और सेकेंड थिंग, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्रेडिट का कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना और मनी को सप्लाई करना, ये काम भी किसके पास आता है? आरबीआई के पास आता है। क्योंकि हमारी जो पूरी कंट्री है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, यानी कि वहाँ पर जो मनी है, मनी जो है वो किस रेशियो में बाहर जा रही है, या किस रेशियो में पब्लिक के पास जा रही है, किस रेशियो में पब्लिक से कमर्शियल बैंक्स के पास आ रही है, और उससे कितना क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है, ये सारा जो काम है, ये सारा काम किसका है? यानी इस सारे जो पॉलिसी है इसको कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई का काम है। बिल्कुल। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में ये आता है कि कुछ क्रेडिट कंट्रोल मेजर हैं। क्रेडिट का मीनिंग है यहाँ पर कि क्रेडिट जो क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक जब हम पढ़ेंगे फुली तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है वो उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जनरल वे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर वर्ड आया है तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि पैसे से पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाने का मतलब है कि क्रेडिट से ही क्रेडिट बनाना। जैसे कि अगर हम बैंक में 1000 रुपीज़ जमा करा रहे हैं तो उस 1000 का 10,000 बैंक कैसे बनाएगा? वो होता है क्रेडिट का क्रिएशन। और उस क्रेडिट क्रिएशन का रेट कैसा है? उस क्रेडिट क्रिएशन का रेट कम है तो उसे ज़्यादा कैसे करना है, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कैसे करना है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है तो उसको कैसे अपने पास खींच के लाना है, और अगर मार्केट में पैसा कम है यानी कि डिफ्लेशन की कंडीशन उत्पन्न हो गई है, डिफ्लेशन की कंडीशन आ गई है, तो कैसे अपने पास से यानी गवर्नमेंट के पास से पैसा
मार्केट में जाना चाहिए, ये सारा काम है, ये सबको सोचने का काम है आरबीआई का। और आरबीआई कौन देखेगा? आरबीआई का काम आरबीआई का गवर्नर या आरबीआई का जो मैनेजमेंट है। तो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट को कंट्रोल करना मीन्स मार्केट में पैसा ज़्यादा या कम करना, या लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए, मार्केट के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, लोगों की परचेजिंग पावर कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने में आती है, उसको नाम दिया जाता है क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे मेजर हैं, जैसे जिसमें कुछ आपकी क्वांटिटेटिव भी हैं और कुछ क्वालिटेटिव भी हैं। तो ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ के बेस पर क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स जिसमें क्वांटिटी हम शो कर सकते हैं, या फिर जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी चीज़ें आ रही हैं हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब है जिसमें कोई क्वांटिटी या फिर इसमें कोई भी रेट नहीं होगी, कोई मनी की बात नहीं होगी, जो भी बातें होंगी वो थोड़ी मॉरल होंगी। ऐसी बातें हो करके आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी मॉरल बातें हों या फिर किसी अदर थिंग से प्रेशराइज करके क्रेडिट को क्रिएट किया जाए या क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए, तो ये होगा हमारा क्वालिटेटिव मेजर। यानी क्वालिटी को, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाएगा, क्वांटिटिव तरीकों से कंट्रोल किया जाएगा, और यहाँ पर क्वालिटेटिव तरीकों से कंट्रोल किया जाएगा। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं हमारे, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारे पास आता है फर्स्ट बैंक रेट, देन आता है हमारे पास CRR, देन आता है हमारे पास SLR, देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुअरी लिक्विड रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये 5 हो गए हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स, इनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देन है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, देन आता है क्रेडिट राशनिंग, फिर आता है हमारे पास मॉरल प्रेशर। बिल्कुल देखने से हमें यहाँ पर तो देखिए हमें यहाँ पर सारे रेट ही रेट नजर आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ तो थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस रहेगा। और ये क्वालिटेटिव मेजर है, यहाँ पर देख लीजिए सारे राशनिंग है, कोई प्रेशर है, कोई रिक्वायरमेंट है, यानी यहाँ पर सारे क्वालिटेटिव या फिर मॉरल जो भी है वो नज़र आ रहा है। तो ये 2 मेजर्स हैं। अब इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर्स देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स को पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ें हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो थिंग है या एक ये कंडीशन हम कह सकते हैं, फर्स्ट थिंग है इन्फ्लेशन। फर्स्ट जो थिंग है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये 2 कंडीशन होती हैं हमारे मार्केट की। इन दोनों कंडीशन से हम क्या समझते हैं इन्फ्लेशन से, और हम क्या समझते हैं डिफ्लेशन से। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स होता है ऐसी सिचुएशन in which the money supply in the market is increasing या फिर हम ये कह सकते हैं कि is very much या very high। When the money supply is very high in the market, then the condition is called is inflation. And next situation is when the money supply in market is very less। जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत लेस होगी तो वो होगा डिफ्लेशन, यानी मार्केट के अंदर पैसा बहुत कम है, वो होता है डिफ्लेशन। और मार्केट के अंदर पैसा बहुत है, मार्केट के अंदर पैसा बहुत मतलब काफ़ी नहीं, काफ़ी से बहुत ज़्यादा है, और उस मनी सप्लाई का नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि
अगर मार्केट के अंदर मनी बहुत ज़्यादा है तो मनी की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी, यानी आपके पॉकेट में रखा 500 का नोट जो है वो आपके पॉकेट में रखा 450 का हो गया और वो आपको पता भी नहीं चला। कैसे? ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि मान लीजिए मनी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या होगा, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो चीज़ अगर हम मान लीजिए 100 रुपीज़ में हम 5 kg शुगर परचेज कर रहे थे और वो 5 kg शुगर जो है वो अब कितने की हो गई है, 200 रुपीज़ की हो गई है। तो 200 रुपीज़, या फिर हम ये देख सकते हैं कि 500 रुपीज़ की हो गई है, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, 500 रुपीज़ की हो गई है ये 5 kg शुगर। तो क्या पहले इसकी वैल्यू आपके पास थी 5 kg शुगर, लेकिन अब पहले इसकी वैल्यू थी आपके पास 25 kg, यानी पहले तो 100 में ही आ रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, बिल्कुल अब ये क्या हो गई है, हमारे पास इस 500 की वैल्यू कितनी रह गई, सिर्फ 5 kg, यानी 5 मल्टीप्लायर जो है वो बहुत कम हो गया है। तो ये है हमारे पास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि मनी बहुत कम रह जाती है तो मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन है हमारे साथ में। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को ही कंट्रोल करना, यही जो सिचुएशंस हैं इन्हीं को कंट्रोल करने को हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। और उन क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के लिए हम पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स के लिए हम पढ़ेंगे अब क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स में फर्स्ट जो है वो है बैंक रेट। फर्स्ट थिंग जो है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट का मतलब है कि वो रेट, इट इज अ रेट ऑन विच RBI गिव मनी और क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स। Bank rate is the rate on which RBI gives credit or lends money to commercial banks, या फिर उनको जो फंड्स देता है, जो क्रेडिट देता है, इन सिंपल लैंग्वेज हम कहें उधार देता है। RBI कमर्शियल बैंक्स की जो हेल्प करता है थोड़ी सी, वो होती है बैंक रेट। अब इस बैंक रेट के थ्रू RBI जो है, अब ये बैंक रेट जो है इसको डिसाइड कौन करता है, RBI करता है। बिल्कुल आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखा होगा कि बैंक रेट को कम किया गया, बैंक दर को बढ़ाया गया, बैंक रेट को कम किया। RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके बारे में आता रहता है काफ़ी न्यूज़पेपर्स में। तो अ रेट ऑन विच RBI गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट, इसे बैंक रेट कहा जाता है। और ये बैंक रेट जो है वो क्रेडिट कंट्रोल में किस तरीके से काम करती है, अब हम देखते हैं दोनों कंडीशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन हम देखते हैं। इन्फ्लेशन की कंडीशन जब होती है तो यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो हम देखेंगे इसको कि मनी सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स हमें मार्केट से पैसा अपने पास लेना है, यानी बैंक को अपने पास लेना है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, RBI बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा।
अब अगर ये बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है तो क्या होता है, बैंक रेट को इंक्रीज करने से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, बैंक रेट को ये इंक्रीज कर देगा क्योंकि इस रेट पर ये इनको क्रेडिट दे रहा है यानी उधार दे रहा है। मान लीजिए पहले ये इसको 5% की इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक उधार दे रहा था, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई। अब इसने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 10% कर दिया, यानी कि जितना रेट पर ये इसको दे रहा है, यानी कि अब कमर्शियल बैंक को ये महंगा पड़ रहा है जितना भी आरबीआई इनको दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, जो कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को, कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे थे, पब्लिक को जो क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे थे वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पब्लिक को प्रोवाइड करवाए जाने वाला जब क्रेडिट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से बैंक रेट से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हम बैंक रेट में क्या होगा कि अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को क्रेडिट कम दे पाएंगे, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। भाई पब्लिक के पास जब पैसा जा ही नहीं पाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो जो कंडीशन है वो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मीन्स मार्केट में पैसा बहुत कम है, मंदी की स्थिति है। यहाँ पर क्या है, बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इसे बैंक रेट को करना पड़ेगा डिक्रीज। अगर आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है, यानी पहले वो उधार दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को 10% पे, पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को 10% पर उधार दे रहा था, अब उसने वो रेट घटाकर कितनी कर दी, 5% कर दी। तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा फंड्स ले पाएंगे आरबीआई से। जब वो ज्यादा से ज्यादा फंड्स ले पाएंगे तो वो पब्लिक को भी ज्यादा से ज्यादा फंड दे पाएंगे। अब पब्लिक के पास जब ज्यादा फंड जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मनी की। तो मार्केट के अंदर जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी इसमें डिक्रीज करना था, जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, जो मनी सप्लाई कम हो रही थी पहले वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी जैसे बैंक रेट क्या करना है, बैंक रेट कम हुई जैसे ही तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लेंगे आरबीआई से। आरबीआई से ज्यादा पैसा लिया तो पब्लिक को भी ज्यादा देंगे, पब्लिक को ज्यादा दिया तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई और हमारा डिफ्लेशन जो है वो ठीक हो गया। इस पॉइंट को समझने के लिए, आपको इसको अच्छे से समझने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना लर्न रखना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, इट मीन्स उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में से पैसा अपने पास लेकर आओ। अब अपने पास लेके कैसे आएंगे हम, अपने पास मार्केट में पैसा दे कौन रहा है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो पैसा दे रहे हैं यानी कमर्शियल बैंक के हाथ को टाइट करना है। कमर्शियल बैंक के हाथ को कैसे टाइट करें कि आरबीआई उसको जो जो सुविधाएं दे रहा है, आरबीआई उसको जो जो फैसिलिटीज दे रहा है वो सारी फैसिलिटीज कम कर दो। बैंक रेट कम कर रखी है तो आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दी, जिससे कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा ना ले पाए, तो इजीली क्रेडिट कंट्रोल हो गया। यहाँ पर हमें क्रेडिट को एक्सपेंड करना है, यहाँ पर तो हमें कंट्रोल करना था, रेस्ट्रिक्शन लगाने थे कुछ। यहाँ इन्फ्लेशन में हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यहाँ पर हमें डिफ्लेशन में क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से हमने उसको बैंक रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। बैंक रेट को हमने जैसे ही कम किया वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया पब्लिक में देने के लिए, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ गया। तो ये था हमारा बैंक रेट था, क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं CRR की। सेकंड जो है वो है CRR। इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, कैश का रिजर्व रखना। कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है, जो भी मनी डिपॉजिट होती है, जो भी पैसा डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट का कुछ रेशियो यानी इन कैश, कुछ रेशियो इन कैश वो रखते हैं आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट होता है उसका कुछ रेशियो वो रखते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई ही इस कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट है वो क्या होगी डिसाइड करता है। जैसे करंट में जो कैश रिजर्व रेशियो है उसकी रेट चल रही है 4%। तो मान लीजिए इसके पास 1000 रुपीज है, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। 1000 रुपीज टोटल डिपॉजिट है, इससे तो बहुत होता है, करोड़ों में होता है। 1000 रुपीज इसके पास टोटल डिपॉजिट है, तो 4% यानी कि रुपीज 40 जो है 1000 में से 40 रुपीज ये आरबीआई के पास रख देगा। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो से कैसे कंट्रोल करते हैं हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, देखते हैं। बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन याद रखना है हमें, पहले वो जो मैंने आपको मेथड बताया था उसी से थोड़ा सा सोचते हैं। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, यानी कि पैसा खींचना है अपने पास आरबीआई को। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई को क्या करना है? आरबीआई करेगा कि पैसा बाहर से खींचना है तो कमर्शियल बैंक को टाइट कर दो। कमर्शियल बैंक को टाइट कैसे करें? सीआरआर के थ्रू, सीआरआर को बढ़ा दो। यानी कि पहले ये 4% रख रहा था पैसा, जैसे 1000 रुपीज इसके पास थे, उसमें से ये कितना रख रहा था आरबीआई के पास? ये इसने आरबीआई के पास रख दिया 40 रुपीज। तो बाकी के कितने 960 रुपीज ये किसको दे रहा है? पब्लिक को। पब्लिक को दे रहा है 960 रुपीज। लेकिन आरबीआई ने देखा इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, इसने क्या किया? इसको बढ़ाकर 10% कर दिया, सीआरआर को इंक्रीज करके 10% कर दिया। क्या होगा 10% करने से? 10% कितना हो जाएगा? 100। अब इसे 100 रुपए यानी 100 रुपीज तो इसको रखने पड़ रहे हैं किसके पास? कमर्शियल बैंक। ये एक कमर्शियल बैंक की बात नहीं, सभी कमर्शियल बैंक का है रेशियो। तो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ रहा है? 40 रुपीज की जगह 100 रुपीज आरबीआई को देने पड़ रहे हैं। और पब्लिक के लिए कितने बच रहे हैं? सिर्फ 900 बच रहे हैं। तो ये 900 रुपीज यानी कि पहले जितने ये पैसे दे पा रहा था अब उससे बहुत कम पैसे दे पा रहा है पब्लिक में यानी मार्केट में। तो क्रेडिट हो गया कंट्रोल। इन्फ्लेशन में सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही सीआरआर को इंक्रीज करेंगे पब्लिक को देने वाला जो पैसा है यानी पब्लिक को देने के लिए इसके पास कम पैसा रहेगा, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम बात करें डिफ्लेशन की। मान लीजिए डिफ्लेशन की कंडीशन है, मीन्स पैसा कम है, अपने पास से गवर्नमेंट को पैसा देना है मार्केट में। क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं उनको खोल दो, छोड़ दो, उसको फ्री कर दो। कैसे फ्री कर दें? मान लीजिए ये 4% है, इसको 2% कर देते हैं। तो सीआरआर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सीआरआर को कम करके हमने कर दिया 2%। और 2% किया तो हमने अगर इसको, तो ये हमें सिर्फ कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं? 20 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं आरबीआई को। और 980 रुपीज वो किसको दे पा रहा है? कमर्शियल बैंक्स को दे पा रहा है। तो डिफ्लेशन में क्या होगा? वही, अगर सीआरआर को कम किया तो पब्लिक के पास जो पैसा था उसको ज्यादा मिलने लगा और मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई और डिफ्लेशन की स्थिति से भी हम ऊपर उठ गए। तो ये था हमारा सीआरआर। 2 रिजर्व्स हमने इसकी, 2 मेजर्स हमने इसके पढ़ लिए हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, बैंक रेट और सीआरआर। Read this carefully for today and I will send the notes after completing the chapter
Then tomorrow we will read about all quantitative and qualitative measures in tomorrow's class. Thank you. Have a nice day. Read carefully.